This can go then shows how the strain produced in a body varies with the stress applied. कि अगर हम stress को बढ़ाते हैं तो strain में corresponding क्या change आएगा and the different points associated. School exams के लिए this used to be an important question. Objective होगा तो maybe directly graph तो नहीं पूछ सकते but otherwise this used to be very important article. हम graph बनाएं stress और strain का. बेसिक होता है सबसे पहले हुक्स लॉ। हुक्स लॉ था कि strain produced in a body is directly proportional to stress applied। कि अगर मैं स्ट्रेस बढ़ाता हूँ किसी भी बॉडी पे, मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ स्प्रिंग पे, स्प्रिंग को मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ तो वो कितना स्ट्रेच होगा दैट डिपेंड्स अपॉन फोर्स और स्ट्रेस अप्लाइड। कि अगर मैं ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करता हूँ तो वो ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगा। बट स्प्रिंग में भी हम ऑब्जर्व करते हैं कि जब आप स्ट्रेच करते हो and you remove the deforming force, the spring returns to its original position, but ये हमेशा नहीं होता। एक लिमिट से ज्यादा अगर हम स्प्रिंग को स्ट्रेच कर देंगे तो इट विल नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, उसमें कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाएगी। डिफॉर्मेशन हम दो तरीके से लेते हैं और दो अलग अलग वेज होते हैं। एक हम कहते हैं कि एक बॉडी को आपने कंटिन्यूअसली स्ट्रेच किया फिर छोड़ दिया, फिर स्ट्रेच किया फिर छोड़ दिया, जैसे रबर बैंड है, आप उसको डेली स्ट्रेच कर रहे हो तो उसमें एक परमानेंट डिफॉर्मेशन आनी शुरू हो जाती है बिकॉज कोई भी बॉडी परफेक्टली इलास्टिक नहीं होती। परफेक्टली इलास्टिक नहीं होती मतलब मैंने उसको जब स्ट्रेच किया छोड़ा तो हमें लगता है वो वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया बट सम डिफॉर्मेशन इज लेफ्ट। वो जितनी भी कम हो बट कुछ डिफॉर्मेशन रह जाती है। तो जब आप डेली स्ट्रेच करते हो तो आफ्टर यूजेज ऑफ सम डेज यू ऑब्जर्व कि वो रबर बैंड की लेंथ ज्यादा हो गई है। हमें पहले दिन नोटिस नहीं होती बट धीरे धीरे हमें ऑब्जर्व होगा कुछ दिन के बाद अगर हम एक रबर बैंड को रोज स्ट्रेच कर देते हैं तो उसकी लेंथ बढ़ गई। एक तो ये फिनोमेना होता है कि बिकॉज कोई भी बॉडी परफेक्टली इलास्टिक नहीं है। यहाँ पे हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हमारे पास एक स्प्रिंग है या कोई भी इलास्टिक बॉडी है, उसको एक लिमिट से ज्यादा फोर्स लगा देंगे तो इट विल नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। सो वो कंसेप्ट्स हम ग्राफ में एक्सप्लेन करेंगे। हम लेंगे कि अगर हम कम फोर्स लगाते हैं, कम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो इनिशियली होता है कि स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। तो अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है देयर ग्राफ विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन। ये जो पॉइंट है यू कैन कॉल इट पॉइंट ए इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट। Proportional limit मतलब up to point A stress and strain are directly proportional to each other। इसके बाद हम इस रीजन को कर्व को थोड़ा सा ऐसे बना देंगे। Point B, it's called elastic limit and it's also called yield point। तो Hooke's law में हमने डिफाइन किया था that strain produced in a body is directly proportional to stress applied। Strain and stress they are directly proportional to each other। Strain and stress they are directly proportional to each other up to point B। बट ऐसा नहीं है, हमने देखा कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल तो बी तक है, ए तक है सॉरी, ए प्रोपोर्शनल है, बी तक वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी नहीं आती बिकॉज एक कर्व बन गया। ए से बी रीजन जो है कर्व है, बी पॉइंट तक बॉडी इलास्टिक बॉडी की तरह बिहेव कर रही है पर ए से बी स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। इसका मतलब क्या होता है दैट बॉडी इज बिहेविंग लाइक इलास्टिक बॉडी। जिसे अप टू पॉइंट बी अगर हम स्ट्रेस को रिमूव करते हैं
तो बॉडी रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन से हो वापस आ जाएगी. So B point is the elastic limit. That means up to this point, if you remove the deforming force, the body returns to its original shape. पर अगर हम B से थोड़ा सा आगे C point तक गए, B से C या इसके आगे और रीजन भी अगर मैं ड्रॉ कर दूं, step to D, इसको थोड़ा सा वैसे ऐसे कर्व करके बनाते हैं. बिल्कुल नीचे ले आते हैं. पॉइंट कोई ऐसा इस रीजन का कोई भी पॉइंट हो सकता है. बी से डी तक मैं कोई भी एक पॉइंट सी चूज कर रहा हूँ. सी पॉइंट पे बॉडी इलास्टिक बॉडी की तरह बिहेव नहीं कर रही, वो बी तक ही इलास्टिक थी. तो सी पॉइंट पे अगर मैं डिफॉर्मिंग फोर्स हटाता हूँ और बॉडी इलास्टिक बॉडी नहीं है, दैट मींस वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आएगी. मैंने अगर यहाँ से डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव की, बॉडी रिटर्न्स टू पॉइंट ओ डैश. ये जो ओ डैश है, दिस इज कॉल्ड परमानेंट सेट. परमानेंट सेट का मतलब है कि बॉडी में परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गई ओ डैश की. अगर हमने डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव भी कर दी, बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आई. So O dash is called the strain in a body, strain left in the body. Strain normally हम तब लेते थे जब stress अप्लाई था, बट अगर इलास्टिक लिमिट से ज्यादा फोर्स लगाई है तो O dash is the strain left in a body when stress is reduced to zero. So O से A तक डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है, B तक इलास्टिक बॉडी है. B इज यील्ड पॉइंट और इलास्टिक पॉइंट. मतलब B तक आप किसी भी पॉइंट पे डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दोगे तो बॉडी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगी, उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होगी. D से D जो रीजन है, इसको हम कहते हैं दैट देयर इज अ लार्ज इंक्रीज इन स्ट्रेन फॉर स्मॉल इंक्रीज इन स्ट्रेस. की स्ट्रेस तो हमने थोड़ा सा बढ़ाया B से D तक, बट स्ट्रेन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा. D point तो हम बोलते हैं इट्स द अल्टीमेट पॉइंट, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ अ बॉडी. इसके बाद हम शो कर रहे हैं कि अगर हमने स्ट्रेस को कम भी कर दिया तो भी स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है डी से. ये टी पॉइंट इज कॉल्ड द फ्रैक्चर पॉइंट. टी पॉइंट जो है दैट इज द फ्रैक्चर पॉइंट. मतलब यहाँ पे आके बॉडी ब्रेक ही कर है. अब दो तरह की बॉडीज हो सकती है. अगर ये डीई रीजन स्मॉल है, डीई रीजन स्मॉल है, तो हम बॉडी को बोल देते हैं इट्स अ ब्रिटल ऑब्जेक्ट, कि वो ब्रेक कर जाएगी ई पॉइंट पे आके. और मतलब जब तक तो वो डिफॉर्म हो रही होगी, उसके बाद इट विल नॉट हैव दिस रीजन अगर ब्रिटल ऑब्जेक्ट है. तो नॉर्मली इलास्टिक ये रीजन भी बहुत स्मॉल होता है ब्रिटल ऑब्जेक्ट्स के अंदर. द बॉडी ब्रेक्स वेरी सून आफ्टर द इलास्टिक लिमिट. malleable और ductile bodies हैं तो this region is always large. So हमारे पास different regions है. इसमें हम ले रहे हैं कि up to A it's a proportional limit, up to point D it's the elastic limit और yield point. और डी जो है ग्राफ, इसको हम बोलते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ. की अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है डी पॉइंट को. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसको मेंशन करो, बट आप कर भी सकते हो कि दिस इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी. एंड ई पॉइंट पे जाके बॉडी जो है वो ब्रेक कर जाएगी. सो ब्रिटल ऑब्जेक्ट्स के लिए stress will increase slightly beyond elastic limit. तो ऐसे भी कई बार कह देते हैं कि अप टू पॉइंट ई से बी, अगर मैं इस रीजन को मार्क करूं, आपको एक ग्राफ पे शो नहीं करना, बट मैं बता रहा हूँ ऐसे.
इस रीजन को हम कहते हैं दिस इज इलास्टिक रीजन। जहाँ पे बॉडी अपने रीजनल पोजीशन में वापस आ जाएगी। उसका प्लास्टिक रीजन जहाँ पे परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाएगी बॉडी। सो ये हमारा ग्राफ था लास्ट जो सॉलिड्स में रहता था। इसमें कुछ पूछने वाला तो पूछ लो, कुछ नहीं आ रहा समझ तो। इस ग्राफ में अगर कुछ समझ नहीं आ रहा, it's just fluids, fluid another liquids basically, gases और liquids अलग अलग पढ़ेंगे। फ्लूइड्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आता है दैट इज प्रेशर। और कुछ चीजें हैं जो आपने पहले 9th-10th में पढ़ी हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है, पॉइंट फोर्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। तो फ्लूइड्स या लिक्विड्स हम क्या लेते हैं और प्रेशर क्या होता है? प्रेशर एग्जर्टेड। प्रेशर किसको बोलते हैं? प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया। कौन सी फोर्स? मतलब अगर पास सरफेस है, या लिक्विड्स के केस में अगर पहले मैं बात करूँ तो मेरे पास एक कंटेनर है, लिक्विड फिल है। मैं साइड वॉल की बात करूँ तो लिक्विड इस पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? या अगर मैं ऐसे लेता कि मैंने फोर्स अप्लाई की स्मॉल एरिया था, तो मैंने फोर्स अप्लाई की है, तो मैं कह सकता हूँ F upon A is pressure. Can I say that F over A is pressure? नो सर, F over A क्यों? प्रेशर क्या है? फोर्स परपेंडिकुलर टू So we always have to apply force which is perpendicular to the area. So matlab we can say that pressure is F perpendicular by A. कि force which is applied perpendicular to the surface. So pressure जो liquid का होता है always it's perpendicular. मतलब अगर मैं base की बात करूँगा तो pressure इधर लगेगा, ये इधर। अब प्रेशर हमेशा परपेंडिकुलर लग रहा है। कैन वी, और प्रेशर की एक डायरेक्शन होती है, किस डायरेक्शन में प्रेशर लग रहा है? कैन वी से प्रेशर इज अ वेक्टर क्वांटिटी? अगर हम फोर्स ओवर एरिया लेते हैं, कैन इट कॉल दैट प्रेशर इज क्वांटिटी? प्रेशर वेक्टर है या स्केलर है? वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और जिनकी डायरेक्शन भी होती है। तो प्रेशर को मैं स्केलर क्वांटिटी मानूं या वेक्टर मानूं? विद रीजन क्यों? प्रेशर को हम स्केलर मानते हैं बिकॉज प्रेशर की अपनी कोई डायरेक्शन नहीं होती। आप उसको लिक्विड को किसी कंटेनर में फिल करोगे तो वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा और वो लॉज ओबे नहीं करता वेक्टर एडिशन के। बिकॉज हमने कहा था कोई भी क्वांटिटी वेक्टर है इफ इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड इट शुड आल्सो ओबे द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। So pressure does not obey the laws of vector addition and its direction is always perpendicular to the surface. गैस है या लिक्विड है? बिकॉज दोनों को मिला के हम कह देते हैं फ्लूइड्स। फ्लूइड्स मींस गैसेस एज वेल एज लिक्विड्स। So if you have a fluid placed in a container, the pressure it exerts is always perpendicular to the surface of container. अपनी कोई डायरेक्शन नहीं चूज करेगा। सो प्रेशर की अगर हम बात कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले हमारे को जो सॉल्व करना होता है दैट इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम। लिक्विड कॉलम का मतलब है कि जी के साथ उसकी वेरिएशन क्या होगी। मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, इसमें मैंने लिक्विड फिल कर दिया अप टू 5H।
मैंने लिक्विड फिल किया गाइडेंस is liquid having density rho minus the cross sectional area and let it be A. जिस कंटेनर में फिल किया इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है साइड एच तक फिल किया और मैंने इसे इस पॉइंट पे बेस ऑफ कंटेनर पे की पॉइंट पे प्रेशर निकालना है तो प्रेशर को पी लेते हैं इसको कुछ और लिख लेते हैं कैन से इस पॉइंट A पे प्रेशर निकालना है इस पॉइंट पे प्रेशर एक्ट क्यों करेगा बिकॉज ऑफ वेट ऑफ लिक्विड इन द कंटेनर कि वेट ऑफ लिक्विड उसको नीचे प्रेस कर रहा है सो इट्स एक्सर्टिंग अ फोर्स एक्ट कर रही है उसके कारण यहाँ पे प्रेशर एक्ट करेगा सो प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम अगर मेरे को निकालना है perpendicular ही लग रही है तो perpendicular लिखने की जरूरत नहीं है because it's डाउनवर्ड डायरेक्शन ओनली जो फोर्स लग रही है that is equals to weight of liquid so we can say weight of liquid in container upon area weight of liquid in container is weight of liquid in the container mg mg mass can be written as volume into density volume is area into height HOG जब यहाँ पे मैंने फॉर्मूला यूज किया था मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी यहाँ पे मैंने यूज किया दैट वॉल्यूम इज एरिया इनटू हाइट सिर्फ प्रेशर आ गया HOG अब केमिस्ट्री में भी इसको यूज कर रहे हैं केमिस्ट्री में जैसे आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताना था तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लेते थे आप केमिस्ट्री में 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी या 76 ऑफ मर्करी इसका मतलब क्या होता है 70 जो हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम व्हाट डज इट मीन इसका फिजिकली मतलब क्या है जो हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी अगर मैं बोल रहा हूँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज केमिस्ट्री में ऑफर यूज करते हो 760 mm of Hg यहाँ तो आप ऐसे लिख देते हो आप लिख देते हो 76 सेंटीमीटर of Hg This basically means कि एटमॉस्फेयर उतना ही प्रेशर लगा रहा है जितना 76 सेंटीमीटर मर्करी एक्सर्ट करता अगर वो किसी कंटेनर में फिल्ड है मतलब अगर इस कंटेनर में H की वैल्यू 76 है और मर्करी फिल्ड है तो जो यहाँ पे प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी उतना ही होगा So when we say that 70 atmospheric pressure is 76 centimeter of mercury, it means that the atmospheric pressure is equal to pressure exerted by 76 centimeter of mercury column. अब 76 centimeter of mercury column pressure कितना exert करेगा? P is HOG. हमें H तो पता है 76 centimeter meters में लेंगे तो 0.76
Density of mercury 13.6 into 10 raised to power 3 into G. अब ये वैल्यू आपने याद कर रखी थी 1.013 into 10 raised to power 5 Newton per meter square or 1.013 into 10 raised to power 5 पास्कल. इसको देखो इसमें कोई डाउट है तो देखो अगर कुछ नहीं आ रहा समझ. अब दो प्रेशर्स की बात होती है जब हम लिक्विड्स के बारे में बात करते हैं. One is rapid as absolute pressure, other is rapid as gauge pressure. मतलब अगर मेरे को कंटेनर में पॉइंट पी पे प्रेशर बता दें, ये मैंने HOG जो निकाला, दिस इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम, दिस इज नॉट द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड. ये है कि लिक्विड ने कितना एक्सर्ट किया. अगर मैं इस डायग्राम में आपसे पूछूं इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा टॉप पे, यहाँ तो हमने लिक्विड के कारण यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, so let it be P नॉट. तो यहाँ पे टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा P नॉट प्लस HOG. बिकॉज HOG तो लिक्विड के कारण निकाला, एटमॉस्फेयर ने भी प्रेशर लगाया था, तो जो टोटल प्रेशर दैट इज P नॉट प्लस HOG. सो हम दो प्रेशर्स की बात करते हैं, वन इज रैपिड एज एब्सोल्यूट प्रेशर, अदर इज रैपिड एज गॉज प्रेशर. एब्सोल्यूट प्रेशर होता है व्हिच इज द प्रेशर total pressure exerted at any given point, and gauge pressure हो जाता है difference between absolute pressure and the atmospheric pressure. So pressure exerted at this point, the excess pressure, मतलब atmospheric pressure तो है ही है, जो excess pressure होता है that is referred as gauge pressure. So, अगर मैं point A पे absolute pressure की बात करूँगा, pressure की बात करेंगे. Gauge pressure is basically excess pressure due to liquid column. ये तो सिंपल हो गया जहाँ पे हमने प्रेशर निकाल लिया, लिक्विड रेस्ट पे था और हमने कैलकुलेशन. देयर कैन बी केसेस जिसमें वो आपसे पूछ सकते हैं, से अगर मैं आपसे बोलूं मेरे पास कंटेनर है व्हिच इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स, इसमें लिक्विड फिल्ड है, तो फिर तीन केस लेंगे. तीनों में लिक्विड तो फिल्ड अप टू हेड एज,
This is accelerating downwards. This is accelerating upwards. This is accelerating horizontal. अगर हम पहले इसकी बात करें, liquid is accelerating downwards. Will the gauge pressure exerted by the liquid, will it increase or decrease? Excess pressure liquid column ने exert किया है, वो बढ़ेगा या कम हो जाएगा? कम कितना? फॉर्मूला h rho g minus H rho G minus a A. Because हम लेंगे कि liquid is accelerating downwards, pseudo force acts in upward direction. तो इसका जो effective weight हो जाएगा, that is, instead of rating that weight is mg, we will rate mg minus ma. Because अगर मैं liquid पे forces mark करूँगा, तो इस केस में जो forces mark होंगी, it is mg acting downwards और pseudo force ma acting upwards. तो अगर हमको pressure लिखना है, there is force upon area. So we can say m into g minus a by a, and again volume into density into g minus a by a. मतलब अगर फ्री फॉल है तो फ्री फॉल मतलब m is equal to mg. if it's falling freely under gravity, so A or G equal, the pressure will be gauge pressure will be zero. That liquid will not exert. तो मतलब अगर मेरे पास एक कंटेनर है, मैं इसमें नीचे होल भी कर देता हूँ और ये फ्री फॉल कर रहा है, तो उस होल में से पानी नहीं निकलेगा, बिकॉज लिक्विड फ्लो करता है हाई से लो प्रेशर की तरफ. बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और अंदर प्रेशर ज्यादा है, तो लिक्विड टेंड्स टू मूव फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर साइड. बट अगर अंदर भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बाहर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये दोनों साइड पे प्रेशर सेम है, तो लिक्विड विल नॉट फ्लो. सिमिलरली इस केस में हो जाएगा कि mg भी डाउनवर्ड्स और ma भी डाउनवर्ड्स. कंटेनर एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स. Pressure is H rho into G plus E. इसका क्या है? If it's accelerating horizontally, if container accelerates horizontally, how will the pressure vary? केस में क्या होगा, पहले तो ये बताओ, अगर कंटेनर हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट करेगा तो टॉप सरफेस हॉरिजॉन्टल रहेगा, तो सूडो फोर्स किधर लगेगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में. ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल शो किया था, दिस लिक्विड सरफेस विल हैव दिस फॉर्म. लाइन हो जाएगा वो सरफेस. अगर ओरिजिनल हाइट h थी, एक साइड से हो जाएगी h minus x,
effect the H plus X. So it will be inclined surface. Surface is inclined. Makes an angle theta with horizontal. Yeah, it's good to be able to theta is angle बोलेंगे. Tan theta is A by X, theta is angle with horizontal. क्लियर यहाँ तक. इस केस में जो प्रेशर निकालना होता है तो यू कैन से कि हम सरफेस है मतलब अगर हम एक लाइन की वैल्यू यूज करते हैं टर्म इज रेफर्ड एज इक्वल प्रेशर लाइन. इक्वल प्रेशर लाइन मतलब अगर हम उन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं जहाँ पे प्रेशर सेम है. अगर मेरे पास एक्सेलरेट कर रहा है या हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट नहीं कर रहा, सिर्फ वर्टिकल एक्सेलरेशन है. मतलब मेरे पास इधर एक कंटेनर है, इसमें लिक्विड फिल्ड है. लेता हूँ तीन चार. A1 A1 A2 पे प्रेशर ज्यादा होगा या B1 B2 पे ज्यादा होगा? प्रेशर ज्यादा कहाँ पे होगा? B1 B B1 B2 क्यों? तो सबसे नीचे है तो ऊपर वाले का भी प्रेशर ज्यादा आएगा उस सरफेस की डेप्थ ज्यादा. B1 पे प्रेशर ज्यादा होगा, B2 पे ज्यादा होगा या दोनों पे सेम होगा? दोनों पे से. तो हम कह सकते हैं B1 B2 are equal pressure points. अगर हम equal pressure points को join करते हैं तो that is considered as equal pressure line. ये दोनों का equal pressure line. इस पूरी लाइन पे प्रेशर सेम है, इस पूरी लाइन पे प्रेशर सेम है. इंक्लाइंड सरफेस जब होता है तो जो इक्वल प्रेशर लाइन बनती है this will be equal pressure. Because इन दोनों पॉइंट्स पे तो प्रेशर सेम नहीं हो सकता. इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे बिकॉज़ इधर लिक्विड की हाइट है और इधर नहीं है. So अगर inclined surface है तो equal pressure line is parallel to the surface. Horizontal surface है तो भी parallel to the surface. अगर horizontal liquid था तो pressure ये surface की line है, surface के parallel. इसमें भी ये अगर surface की line है तो surface के parallel. So equal pressure points है जहाँ पे pressure same होता है. And different points पे horizontal line में pressure different आएगा if liquid is accelerating horizontally. So एक general formula भी आप लिख सकते हो. Watch pressure. Into sometimes we reference clear vector. H is the distance, perpendicular distance from the surface to rho density of liquid or again shear vector.
मतलब अगर जी इफेक्टिव जी प्लस ए है तो जी प्लस ए पुट कर देंगे, जी माइनस ए है तो जी माइनस ए पुट कर देंगे। इधर जी इफेक्टिव कितना होगा, इधर जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा, दो एक्सेलरेशंस है, जी डाउनवर्ड्स ए इधर, मतलब ये एम जी एम है, तो नेट फोर्स कितनी आ गई। तो आपको इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी बतानी है, विल राइट इट एज अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसके इतना प्रेशर एट a depth h लिख दोगे अंडर रूट ऑफ h रो इनटू अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, बिकॉज़ दो एक्सेलरेशंस हैं, दे आर म्यूचुअली प्रोपोर्शनल। इसका भी पिछले वाले में पूछने वाला है तो पूछ लो, इसमें कुछ नहीं आया समझ लो। हमारे को नेक्स्ट liquid is filled, homogeneous liquid is filled, homogeneous liquid is filled in a container, homogeneous liquid is filled in a container, cylindrical container, homogeneous liquid is filled in a cylindrical container of radius r up to wide h, of radius r up to wide h. Find the relation between h and r. Find the relation between h and r so that pressure exerted, so that force exerted, so that force exerted by the liquid at the base of container force exerted by the liquid at the base of container is equal to force exerted on the sides. एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, उसमें हाइट h तक लिक्विड को फिल कर दिया, हमने बताना है h और r में रिलेशन क्या होगा, सो दैट फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बेस इज इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड ऑन द साइड्स। सिलेंड्रिकल कंटेनर है, उसमें हाइट h तक हमने लिक्विड फिल कर दिया, उसका रेडियस r। The pressure exerted at the base. Pressure at the base area. Cylindrical container है तो base area is pi r square. प्रेशर ऑन द साइड्स कितना, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे लिक्विड के कारण प्रेशर कितना, सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे
pressure due to liquid column at the top point. 0 लिक्विड के 0 यहाँ पे सबसे नीचे H2 H2O तो इससे प्रेशर वेरी करता है. टेक एवरेज प्रेशर ऑन साइड्स. बस दो मेथड है, यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हो, यहाँ पे एवरेज प्रेशर दे सकते हो. तो एवरेज प्रेशर से भी सेम रिजल्ट आता है. एवरेज प्रेशर ऑन साइड वॉल्स P2 is equals to H rho G by force on side walls. साइड वॉल्स का एरिया कितना है? सिलेंडर का कर्व सरफेस का एरिया कितना होता है? इंसुलेशन तो आती है एरिया ऑफ साइड वॉल्स. सिलेंडर के कर्व सरफेस का एरिया, ऐसे गोल जो एरिया होता है, दैट इज 2 pi RH. ये F1 और F2 इक्वल है. H rho G into pi r square. So H rho G by 2 into 2 pi r. तो भी कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा. If H is equals to R, then if the liquid is filled up to height equal to radius, then pressure on the sides and pressure on the base is same. So side पे pressure force लगेगी, sorry, force on the sides is equals to force on the base. So कभी भी अगर आपको liquid filled up to height H, average pressure sides पे लेना है तो it's H rho G by 2. इसमें एक concept का question आते हैं, जैसे concept है जिसको हम बोलते हैं hydrostatic paradox. हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स होता है कि अगर मैं 3 कंटेनर लेता हूँ लिक्विड के having same base area, अलग-अलग कंटेनर है. सेम हाइट तक लिक्विड फिल कर. The base पे pressure है P1. लिक्विड्स की डेंसिटी सेम है. एक्सेलरेशन जी. अगर मैं वेट पूछूं, वेट ऑफ लिक्विड सबसे ज्यादा किससे होगा? वेट ऑफ लिक्विड सर सेम सेम होगा, बेस एरिया सेम है. सबसे बड़ा कंटेनर कौन सा है? थ्री अगर ये वाला एरिया सेम है तो इसमें सबसे ज्यादा लिक्विड नहीं है. तो ये सबसे बड़ा कंटेनर है, ये सबसे छोटा है. तो जो बड़ा कंटेनर है उसमें ज्यादा लिक्विड आएगा, बिकॉज़ नीचे का एरिया तो सेम है, ऊपर से इसको वाइड कर दिया हमने. सो वी से दैट वेट ऑफ लिक्विड जो है वो तीनों कंटेनर्स में अलग अलग है. इसमें अगर मैं वेट लेता हूँ तो W1, W2, W3,
तो मेरे को क्लियर है W3 सबसे ज्यादा है, फिर W1 है, फिर सबसे कम वेट जो है वो सेकंड कंटेनर में है। और यही फोर्स है जो एक्ट कर रही है। सो प्रेशर को हम लेते थे फोर्स अपॉन एरिया, तो वेट अपॉन एरिया हम नॉर्मली कर रहे थे। इसमें अगर हम वेट अपॉन एरिया करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली इसमें प्रेशर सबसे ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज इसमें सबसे ज्यादा लिक्विड फिल्ड है, और इसमें प्रेशर सबसे कम होना चाहिए क्योंकि इसमें सबसे कम लिक्विड फिल्ड है। बट एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट pressure in the three containers is same. इसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। पैराडॉक्स मतलब देखने में लग रहा है कि जिसमें वेट ज्यादा उसमें ज्यादा प्रेशर लगना चाहिए, होना ऐसे चाहिए था, बट है उसके ऑपोजिट, पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है। सो जो प्रेशर है वो सिर्फ हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम पे डिपेंड करता है, वेट पे डिपेंड नहीं करता। आप सोच के बता सकते हो इसमें ज्यादा प्रेशर क्यों नहीं लगा, सेम प्रेशर ही क्यों लगा? अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, लिक्विड कंटेनर पे प्रेशर लगाएगा, फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो सरफेस पे लिक्विड पे फोर्स लगाएगा इधर, इसका एक कंपोनेंट होगा एफ परपेंडिकुलर। मतलब ये जो फोर्स है ये कंटेनर ने लिक्विड पे लगाई है। सिमिलरली इधर इसमें हम लेंगे कि प्रेशर एक्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो लिक्विड ने कंटेनर पे फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में, कंटेनर ने लिक्विड पे लगाई इधर, इसका एक कंपोनेंट है। इधर फोर्स लगी इधर, F perpendicular is 0। ये जो कंपोनेंट ऑफ फोर्स है F perpendicular जो कंटेनर ने लिक्विड पे लगाया, ये सेम डायरेक्शन इज वेट है, ऑपोजिट टू वेट है, F perpendicular की डायरेक्शन। mg डाउनवर्ड्स ये ऑपोजिट टू वेट है, इधर सेम एज वेट है। सेम इसमें लिक्विड ज्यादा था, इसमें लिक्विड ज्यादा था, तो ये वाला कंपोनेंट जो है ये वेट के कुछ पार्ट को कैंसिल भी कर रहा है। इधर है लिक्विड कम था पर ये एफ परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है ये वेट को सपोर्ट कर रहा है, और इधर सिर्फ वेट ही है। तो बेसिकली तीनों केसेस में जो नेट फोर्स बेस पे लगती है वो सेम हो जाती है। मतलब इधर वेट माइनस एफ परपेंडिकुलर ऐसे हर जगह पे, तो मैंने एक पॉइंट मार्क किया, हर जगह पे एफ परपेंडिकुलर अपवर्ड लग रहा है। सिमिलरली इधर हर जगह पे एफ परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स लग रहा है। तो जो इफेक्टिव फोर्स ऑन द बेस है वो सेम आ जाती है, इसलिए हम लेते हैं कि जो प्रेशर है वो भी सेम आ जाता है। प्रेशर डिपेंड्स ओनली ऑन द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम एंड नॉट अ वेट ऑफ लिक्विड प्रेजेंट इन द कंटेनर। It's even as opposed to P2 as opposed to P3 is equal to P2। तीनों केसेस में प्रेशर जो है वो सेम आएगा। इस इक्वेशन को हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। सो ये वाला पार्ट पढ़ के देखना, आज जो हमने किया स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम, डेंसिटी के साथ वेरिएशन क्या होगी, जी के साथ क्या चेंज आएगा, एक्सेलरेट कर रहा है तो क्या होगा, और हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। तो एक्सटेंड करेंगे फिर इसके आगे एंड इसके मैं नोट सेंड कर देता हूँ, अगर आपको रिटर्न में चाहिए थ्योरी तो मैं भेज देता हूँ।